नमस्कार दोस्तों। इसमें देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ना? जैसे संविधान संशोधन नया-नया जो आया है उसको थोड़ा-सा इसमें करवा दिया जा रहा है, ठीक है? तो देखिएगा पहला संशोधन किससे संबंधित था? तो संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने में व्यावहारिक समस्याएँ आ रही थी, उन्हें सुलझाया गया, ठीक है? और साथ ही साथ देखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई, ठीक है? तब हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसमें हम लोग को प्रावधान किया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो किस पर आधार पर? उसका बेसिस क्या है? तो राष्ट्र की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो याद रखिएगा इसमें 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो आपका आर्टिकल 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित है और सर्वप्रथम जब संविधान संशोधित नहीं किया गया था, तो 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, ठीक है? दिस इज आउट ऑफ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज, राइट? अब हम लोग देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में इस सूची में रखे गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। बात क्लियर है? हम लोग जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है पहली संविधान संशोधन है उसमें हम बता दिए कि जो 9वीं अनुसूची है जो जमीन से संबंधित मुद्दे होती है, ठीक है, उसको न्यायालय के जो न्यायिक समीक्षा है उससे बाहर रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। दूसरा दूसरा देखिएगा कि 1951 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का वितरण तय किया गया, ठीक है। तो जो 1951 की जनगणना हुई थी और लोकसभा में सीटों का जो वितरण हुआ था उसी के आधार पर किया गया 1951। बाद में हम लोग देखेंगे 84वां और संविधान संशोधन में बाद में 2001 के आधार पर कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद यानी देखिएगा यानी आबादी के हिसाब से यह देखा गया कि किस राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा। देखिएगा पांचवा संशोधन क्या है, 1955 में हुआ। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि जब केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव रखती है तो आर्टिकल 3 में देखिएगा अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य की हम लोग क्या कर सकते हैं, ये संसद उसकी सीमा परिवर्तित कर सकता है, उसको एक राज्य को थोड़ा सा हिस्सा काट के दूसरे राज्य में शामिल कर सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है ना। तो राष्ट्रपति उस राज्य में राय लेने के लिए एक सीमा तय करती है, तो एक निश्चित सीमा में राज्य क्या करती है, उसका जवाब अपना राय प्रस्तुत करती है, ठीक है। उसमें हम लोग देखिएगा कि अगर किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र बदलना है तो पांचवा संशोधन याद रखिएगा, तो उस राज्य को राय देने के लिए कितने दिन मिलने चाहिए यह राष्ट्रपति के हाथ में है और यह संविधान अनुच्छेद 3 में बदलाव करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सातवां संविधान संशोधन क्या है। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट, हम लोग जानते हैं कि 1953 में भाषाई आधार पर समिति गठित किया गया। मतलब एक समिति गठित किया गया और वो देखा गया कि भाषाई आधार पर क्या राज्य का गठन करना उचित है, कितना उचित है, ये है बात पे। तो जब सातवां संविधान संशोधन 1956 हुआ तो उसमें देखा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें 4 श्रेणी का बात किया गया, जिससे श्रेणी ए, बी, सी और डी। तो इसे खत्म करके सिर्फ 2 श्रेणियां रखा, ठीक है। तो जो 4 श्रेणी पहले से विद्यमान थी उसको खत्म किया गया। पहला है राज्य और दूसरा यूटी में इसको विभाजित कर दिया गया, ठीक है। ये सातवां याद रखिएगा। और इस पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ और जिससे ऐसी सीमाएं बनी जहां अधिकतर लोगों की भाषा एक ही है, ठीक है। तो साथ ही इनके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित किया गया, ठीक है। अर्थात विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटों का पुनर्वितरण, ताकि नए प्रदेशों का अनुसार सुसंगत हो सके। अब हम लोग आते हैं नौवां संविधान संशोधन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 1960 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में प्रथम अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि राज्य संघ और राज्य क्षेत्र का बात किया जाता है ना। तो परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुल्ला आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये नौवां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट, बेरुबारी और खुल्ला को पाकिस्तान के क्षेत्र में दे दिया गया था। 8 से 9 गांवों को
तरीके से बांट दिया गया कि कुछ भारत में रहे और कुछ पाकिस्तान चले गए, जैसा कि 1958 में तय किया गया। ठीक है। अब आते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो दादर नगर हवेली का जो दर्जा दिया गया, यूटी दर्जा, वो आपका 10वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि दादर नगर हवेली को दर्जा दिया गया। उसके बाद है 12वां में, देखिएगा कि 1962 में हुआ। इसके अंतर्गत जो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत का यूटी बनाया गया। ठीक है। तो यूटी जो बना, कौन कौन बना, एक गोवा बना आपका, ठीक है, और दमन दीव बना। ठीक है, दमन दीव, और उसको क्या बना दिया गया, 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से यूटी बना दिया गया। ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं कि 1987 में गोवा को हटा दिया गया और एक राज्य का दर्जा मिल गया, है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा 13वां संविधान संशोधन जो जिसके 1962 हुआ, उसमें नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 14वां संविधान संशोधन 1963। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और विधान परिषद की स्थापना किया गया। जिस इस संशोधन के तहत याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्री परिषद की स्थापना की गई, जिससे उन्हें आंशिक स्वशासन का अधिकार मिल गया। तो एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखिएगा पुदुचेरी को शामिल किया गया 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और साथ ही साथ जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया ताकि स्वशासन ज़्यादा मिल सके। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 15वां संविधान संशोधन क्या है कि उच्च न्यायालय 1963 में हुआ। उच्च न्यायालय की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से 62 कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता था अगर किसी कोर्ट में जज की कमी हो। तो अब लोग देखते हैं कि जैसे किसी कोर्ट में जज की कमी हो तो अस्थायी रूप से उसमें नियुक्त किया जा सकता था। उसके बाद देखिए 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करना ये इसमें मुख्य पॉइंट था। ठीक है। और इसमें जैसे कुछ मौलिक अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी पर सीमित प्रतिबंध, ये तो हम लोग देख चुके थे कि पहला में भी कुछ सीमित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था, है ना। और ताकि भारत की संप्रभुता को कि या एकता के खिलाफ कुछ न कर सके, तो इसमें भी मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। और साथ ही साथ 16वां में यह किया गया कि तीसरी अनुसूची में जैसे मंत्री, जज और या शपथ लेगा, अब वह बोलेगा मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। एक ये पहले लाइन यह नहीं था, याद रखिएगा, ये लाइन को जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, ये 16वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1963 का, तो उसमें बोल दिया गया कि जो शपथ लेता है तीसरी अनुसूची में जो है उसमें यह बात प्रावधान किया गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। ठीक है। अब देखते हैं 18वां 1966 में इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। ठीक है। तो 1966 में पंजाब को भाषाई आधार पर, यहाँ पे देखिएगा जो पंजाबी भाषा था उसके लिए पंजाब और जो हिंदी बोलता था उसके लिए हरियाणा का गठन किया गया। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब हरियाणा का गठन हुआ और जो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है उसको हिमाचल प्रदेश और जो चंडीगढ़ है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आते हैं 19वां जो 1966 का ही हुआ, उसमें देखिएगा अब चुनाव में जुड़ी शिकायतें जैसे इलेक्शन पिटीशन जो होता है उच्च न्यायालय में सुनी जा सकेगी और ना कि संसद और कोई अन्य संस्था। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी चुनाव में संबंधित मुद्दा है तो हाई कोर्ट में सुनता है। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का में जो पिटीशन है वो फाइल किया जा सकता था। ठीक है। इसके चुनाव को लेकर न्याय मिलने की प्रक्रिया में ज़्यादा निष्पक्ष और स्पष्ट हो गई। ठीक है। अब देखिएगा कि चुनाव आयोग में कुछ अधिकारों में बदलाव किया ताकि चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो। पहले जब चुनाव में गड़बड़ी होती थी या उम्मीदवार को चुनाव में चुनौती देना चाहता था तो साफ नहीं था, लेकिन मामला संसद में देखेगी या अदालत में। ठीक है। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि चुनाव कोई भी मुद्दा है तो अदालत में देखेगी, है ना। ये कौन सा था आपका 19वां। अब आते हैं हम लोग 21वां संविधान संशोधन। देखिएगा 21
71 और दोनों को जोड़ दीजिए 92, ठीक है। तो 21 से सिंधी और यहाँ 71 में हम लोग देखते हैं कि इसमें भी आपका जो सब बहुत सारा भाषा जोड़ दिया गया। 92 में आप देखिएगा जैसे आपका हो गया, देखिएगा जैसे बोरो, 92 में बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली है ना, और इसमें मणिपुरी वगैरह जोड़ दिया गया था। और 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 21, उसके बाद 71 और 92 दोनों को जोड़िए, 1 1 2 और 7 7 7 दोनों हो गया ना। तो 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और 21वां में हम लोग क्या बोले, सिंधी भाषा, और इसमें मणिपुरी, नेपाली वगैरह भाषा को जोड़ दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, तो सिंधी भाषा को, पहले 14 ही भाषा था, ठीक है, पहले 14 था, बाद में बढ़ गया 22 है ना। तो हम लोग देखें कि यहाँ सिंधी भाषा को जोड़ के 15वां भाषा बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक राज्य मेघालय बनाया गया। तो याद रखिएगा मेघालय जो बनाया गया 22वां संविधान संशोधन 1969 को, ठीक है। उसके बाद देखिए 26वां संविधान संशोधन 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देश राज्यों में शासकों की विशेष उपाधि और पीवी पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि 26वां संविधान संशोधन 1971 हुआ तो उसमें पीवी पद को खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 27वां, देखिएगा क्या है कि 1971 में हुआ, इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा मिला, ठीक है। अब आते हैं 31वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या पर 525 से 545 हो गया, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो पहले 25 था उसको घटाकर 20 कर दिया गया, ठीक है। 31वां, उसके बाद देखिएगा 34वां संविधान संशोधन 1974 में, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में द्वारा पारित भूमि सुधारों, लैंड रिफॉर्म्स को देखिएगा न्यायालय की समीक्षा से बचाना, ताकि किसानों की जमीन दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म करने से रोका ना जा सके। तो हम बताएं कि जो थोड़ा बहुत जो 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया था उसको सुधार फर्स्ट में अमेंडमेंट में हुआ था। साथ ही साथ तो ये आपका 34वां अमेंडमेंट 1974 में भी किया गया, यानी कि द एनी रिफॉर्म विच इज रिलेटेड टू लैंड इज आउट ऑफ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, राइट, मतलब वो जुडिशियल न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 34वां संविधान संशोधन 1974 में सरकार 20 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया, ताकि कोई भी प्रावधान है वो न्यायालय में ना जा सके, न्यायालय में ना अटके, और सरकार स्पष्ट रूप से कानून लाए, जमींदारी प्रथा को खत्म करे, और जमीन से जुड़ी बहुत सारी प्रणाली है जो क्या बोलते हैं उसमें कमियां हैं उसको दूर कर सके, है ना, ताकि गरीबों को जमीन दिलाने में कानून की में अदालत में चुनौती से रोका जा सके, है ना। इसलिए 34वां संविधान संशोधन और पहला, याद रखिएगा, दोनों ही 9वीं अनुसूची से जुड़ी हुई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 35वां, देखिएगा यहाँ 35वां और 36वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और वही 36वां संविधान संशोधन 1975 में राज्य को 22वां राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो एक संरक्षित राज्य मिला, जिसको संबद्ध राज्य भी बोलते हैं, संबद्ध राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को 35वां में, लेकिन वही 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य बना दिया गया और 22वां राज्य बन के उभरा, ठीक है। 36वां याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975 में, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। कहने मतलब जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी जो भी मामला है उससे क्या किया गया, 39वां संविधान संशोधन 1975 में वो न्यायालय से जाने से पहले उसको मुक्त कर दिया, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद के द्वारा हाई कोर्ट में फैसले के बाद देखिएगा, जिसमें चुनाव को अमान्य करार दिया गया, ठीक है, और सरकार ने यह संशोधन को लाकर यह सुनिश्चित करना चाहा कि शीर्ष पदों पर बैठक नेताओं के चुनाव और न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र से बाहर हो, ठीक है। बाद में देखिएगा यह कानून भी खत्म कर दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पद है का उच्च पदों में जो गठन होती है, जो नियुक्ति होती है, तो वो अब न्यायिक समीक्षा के अंदर है ना। तो बाद में यह संशोधन विवादास्पद माना गया क्योंकि न्यायालय की स्वतंत्रता पर चोट है, ठीक है यार। हम लोग जानते हैं केशवानंद भारती मामला 1973 में बहुत सारे बातें हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यूज को, ये एक प्रकार का मूलभूत है, ठीक है, कानून का ये संविधान का मूलभूत है, ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, इसको उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि देखिएगा
41वां संविधान संशोधन 1976 में देखिएगा, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा जो मुक्ति का आयु था उसे बढ़ा कर दिया गया। ठीक है, तो 41वां जो 60 वर्ष में पहले उसको हटा दिया जाता था, अब 62 साल तक वो आयोग में सेवा दे सकता था। ठीक है, और वही संघ जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते थे, उस सदस्य होते थे, उसके कार्यकाल जो होती थी अब 65 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 65 अधिकतम आयु रहने दी गई, 65 वर्ष को बनाए रखा गया, जबकि राज्य में 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़ दिया गया, पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, और अखंडता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जो शुरू में 10 है, बाद में एक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक और जोड़ दिया गया, 11 हो गया है ना। और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपना कार्य करना होता था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से नहीं काम नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति अब मंत्रिमंडल के अनुशंसा सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं 74 75 अनुच्छेद, ये ज़्यादा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, है ना। तो संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए कोई संविधान संशोधन होती है। ठीक है, जो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत जो आर्टिकल आपका 368 है, उसके तहत अगर कोई कानून में संविधान में संशोधन होता है, तो उसको क्या किया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया। लेकिन यह प्रावधान भी बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उसके बाद राज्य नीति 3 अतिरिक्त निर्देश को जोड़ दिया गया, और लोकसभा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अभी देखिएगा, आप लोकसभा हो या फिर राज्य विधानसभा हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना में सहायता की गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जैसे देखिएगा भाग 14A, तो 14A होता है, जैसे देखिएगा ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल समझते हैं, जैसे प्रशासनिक कैट होता है एक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो आपका ट्रिब्यूनल का गठन होता है वो, उसका प्रावधान भाग 14A में प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें देखिएगा कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, यह प्रावधान किया कि डीपीएसपी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर कौन हावी होगा, उस पर फंडामेंटल राइट्स हावी होगा। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स हैज मोर पावर ओवर डीपीएसपी, राइट। यह बात को प्रावधान कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसके द्वारा संविधान को न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त किया गया। ठीक है, अब वो न्यायालय द्वारा जो जुडिशरी होती है, वो पहले बात चर्चा कर दी है कि जो अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज आउट ऑफ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या इस शताब्दी के अंत तक अस्थिर कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसमें सीटों को फिक्स किया गया। ठीक है, और इसमें देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वन संपदा हो, शिक्षा हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, नाप तोल हो, मेजरिंग है। ठीक है, और ये सारे विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो शिक्षा है, कब डाला गया, वन संपदा क्या और नाप तोल से भी संबंधित है, तो उसको समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यह प्रावधान किया गया कि एक बार जो भी मामला आता है मंत्रिपरिषद के द्वारा, उसको बोलेगा कि आप एक बार जांच कर सकते हैं। कब यह प्रावधान किया गया, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति एक बार के लिए भेज दे कि आप एक बार अनुशंसा कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, अगर दूसरी बार भी सिफारिश वही चीज़ आती है तो राष्ट्रपति को मानना बाध्य हो जाता है। ठीक है, और इसमें देखिएगा इसमें अनेक परिवर्तन किए, जिसके कारण जैसे इसे लघु और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, 44वां संविधान संशोधन 1978, देखिएगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में के वास्तविक कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 से 6 था, अब फिर से 6 से 5 कर दिया गया। ठीक है, कैबिनेट की सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने का अधिकार हम पहले बोल दिए कि 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था, एक बार लौटा सकता है। अब वापस भेजने पर राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई, परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन फिर भी अगर पुनर्विचार में वही चीज़ आता है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्यादेश जारी करने की
करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए अध्यादेश मतलब कोई भी आप मान के चलिए ऑर्डिनेंस लाता है राष्ट्रपति या फिर गवर्नर, ठीक है, तो वो जो ऑर्डिनेंस है ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जो चाहेगा वही ऑर्डिनेंस आ जाएगा, नहीं, उसमें मंत्रिपरिषद होगा, चाहे मुख्यमंत्री का हेड में राज्यपाल द्वारा करता हो या फिर प्रधानमंत्री के हेड में मंत्रिपरिषद जो है उसके अनुशंसा पर ही ऑर्डिनेंस आती है, ठीक है, अध्यादेश आती है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह बदल दिया गया। तो जैसे देखिए हम लोग अनुच्छेद देखते हैं 352 आर्टिकल 352 में देखते हैं कि जो आपातकाल का बहुत प्रावधान किया गया है, तो उसमें पहले था सशस्त्र विद्रोह, सॉरी पहले था आंतरिक अशांति, उसको उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था किया गया। अब वो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न रिकमेंडेशन होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट देयर विल बी एनी जो हम लोग देखते हैं कि कोई भी आपातकाल होता है, जैसे वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है, जो भी इमरजेंसी आती है ना, या फिर आपका जो सशस्त्र विद्रोह वाला आपातकाल होता है या फिर राष्ट्रपति शासन होता है, तो एनी जो इमरजेंसी विल बी इम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट द्वारा वह लिखित पर आएगा तभी जाके वो आपातकाल लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन और उसे भाग 12 याद रखिएगा, भाग 12 में शामिल कर दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत, ठीक है, समझ गए ना। अब उसको विधिक अधिकार दे दिया गया, विधिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जीवन का अधिकार है जो 21 से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। और 20 में यह बात बताता है कि एक ही सज़ा के लिए 2 बार आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसको जैसे और सारा प्रावधान जो किया गया है 20 के तहत उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय देने का अधिक से वंचित था। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी मामला चुनाव से संबंधित है या फिर नियुक्ति से संबंधित है तो न्यायपालिका वो कर सकता है, ठीक है, पहले वंचित कर दिया गया था, है ना। अब आते हैं देखिएगा 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो दल बदल जो होता है वो, और जैसे यानी कि कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए, ठीक है, तो इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो इसी को प्रावधान किया गया कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोटा या किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य माना जाएगा, लेकिन अगर वो किसी पार्टी में कम से कम 1/3 सदस्य नया दल बनाते हैं तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसको स्प्लिट माना जाएगा। और संविधान संशोधन में देखिए इस प्रावधान में क्या सूची किया गया कि 10वीं अनुसूची जोड़ दिया गया और जिसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। और इसमें यह तय किया गया कि किस स्थिति में कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो अधिकार दिया गया वो किसके पास है, अध्यक्ष के पास है, लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष के पास यह तय करेंगे कि कौन सा जो सदस्य अयोग्य है या है नहीं, ठीक है, या नहीं है। 53वां संविधान संशोधन 1986 आया जिसके अंतर्गत एक खंड जोड़ दिया गया अनुच्छेद 371 खंड जी, जिसमें मिजोरम का राज्य को दर्जा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य का दर्जा जो दिया गया वो मिजोरम को दिया गया कब, 53वां संविधान संशोधन 1986। उसके बाद देखिएगा कि 55वां 1986 में देखिए अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। 1986 जो है वो राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987, उसमें गोवा को राज्य का दर्जा मिला और दमन दीव को यूटी मिल गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें जो मतदान सफिक पावर है उसमें 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 65वां में देखिएगा कि अनुच्छेद इसके अनुसार अनुच्छेद 338 में संशोधन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन किया गया। तो एक प्रकार का आयोग का गठन किया गया किसमें, 65वां संविधान संशोधन 1990। उसमें 69वां देखिएगा दिल्ली 1991 में जो हुआ था, दिल्ली और राजधानी क्षेत्र को बनाया गया।
और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया, ठीक है। 239 ए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 17वां संविधान संशोधन दिल्ली पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि विधानसभा का सदस्य हो सकता है और लोकसभा का सदस्य हो सकता है, जो आपका निर्वाचित होता है और जिसमें आपका पुदुचेरी और दिल्ली को भी शामिल कर दिया गया, जो निर्वाचन मंडल है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में 8वीं वाली सूची में देखिएगा ये चीज़ बता दिए थे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। तो 21 सिंधी, 71 में क्या बोले, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, याद रखिएगा। और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में देखिएगा कि इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 क से लेकर 243 से न तक अनुच्छेद जोड़ दिया गया भाग 9 में। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन देखिएगा 1993 में हुआ था। इसमें देखिए 12वीं अनुसूची जोड़ दिया गया जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें भाग का जोड़ा दिया गया, ठीक है। और भाग का आपका है संघ, ये इससे सहकारिता से संबंधित है, जिसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसमें देखिए अनुच्छेद 243 से 243 यह दम है, ठीक है, ZD। उसके बाद हम लोग आते हैं कि 84वें संविधान संशोधन में देखिएगा 2001 में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 84वें में क्या किया, 2001 में संशोधन किया गया और 2026 तक वो फिक्स कर दिया गया। फिर यहाँ देखिएगा 86वें में क्या हुआ कि इसमें जो देखिएगा यहाँ आते हैं, अब यहाँ देखिएगा 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि कानूनी अधिकार, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया, जैसे 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मिलना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मौलिक अधिकार, माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ कि एक हुआ अनुच्छेद, जो ये संशोधन आया उसमें एक अनुच्छेद जुटा, अनुच्छेद था 21 का। तो वही फंडामेंटल राइट, जरूरी और मुफ्त शिक्षा का बात करता है 6 से 14 वर्ष। और एक अनुच्छेद 45 जोड़ा गया, तो यह आपका DPSP में जाता है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसमें देखिएगा 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इसमें बदल कर क्या किया, 6 वर्ष, यह कहा गया कि 6 साल तक से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देखभाल देखने का प्रयास किया जाएगा। और एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया 51A का फर्स्ट पार्ट नागरिकों के लिए। इसमें हर अभिभावक या माता पिता के कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यह लागू जो हुआ था मौलिक, इसमें आप पारित हुआ था 2002 में, लेकिन इस पर एक RT एक्ट आया था, मौलिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 को, और लागू किया गया था 2010 को, ठीक है। अब आता है 27वां संविधान संशोधन। तो जो पहले 1991 के जनसंख्या के आधार पर परिसीमन लाए, तो परिसीमन का अनुच्छेद 82 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 82। तो पहले जो था जनसंख्या 1991 के आधार पर था, अब उसे बदल कर 2001 कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 89वें संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया। उसके बाद देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में देखिएगा क्या है कि जो पहले जो 52वां संविधान संशोधन में हम लोग देखे थे कि जो दल बदल है, नया पार्टी के जोड़ के जाता है, तो वो भी अभी भी क्या है कि नया पार्टी बना सकते हैं, लेकिन खुद को वैध रख लेते हैं। देखिएगा अब केवल पूरा मतलब कम से कम 2/3 जब किसी अन्य पार्टी में मिलते हैं तभी वो वैध माना जाएगा। पहले 1/3 अगर मिल जाता था तो वैध माना जाता था, लेकिन अब ये 2/3 कर दिया गया, ठीक है। कि अगर 2/3 सदस्य, मान के चलिए 30 है, 30 में 20 सदस्य जुट के एक नया पार्टी बना लेता है तो वो एंटी डिफेक्शन के तहत नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार देखिएगा, एक चीज 91वां में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा सीटों की अधिकतम 15% होना चाहिए, और राज्यसभा में देखिएगा कि विधायिका में 15% होना चाहिए या फिर 12 मंत्री कम से कम, ठीक है। तो ये हर राज्य में अलग अलग है, लेकिन मिनिमम जो है वो 12 मंत्री है, याद रखिएगा। अगर विधानसभा में 40 सीट है तो मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है या 15% 6, ठीक है। तो 6 या 12 जो हो। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हम बता दिए थे ना, जैसे 21, 71 और 92। तो बोरो, डोगरी, मैथिली, संताली को नया भाषा जोड़ दिया गया था 8वीं अनुसूची में। उसके बाद देखिए 95वां संविधान संशोधन 2009। इस संशोधन में
अनुच्छेद 334 में संविधान संशोधन लागू लोकसभा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए आंग्ल भारतीयों के मनोनीत का प्रावधान 2020 तक बढ़ा दिया गया था। तो 95वां संविधान संशोधन में 2020 तक जो मनोनीत है 208 आप में से मान के चलिए आर्टिकल 330 332, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है जो दिया जाता है लोकसभा या फिर राज्यसभा विधानसभा में, तो यह आंग्ल भारतीयों के लिए भी 331 था, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, 2020 तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं 96वां संविधान संशोधन 2011। इसमें 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाएगा, ठीक है, उड़िया ओडिया, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2011 का बात है। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन 2014, तो NJAC आता है इसमें। इसका मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक कमीशन का गठन किया गया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का जस्टिस हो, तो इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या किया कि बाद में इसको क्या असंवैधानिक गठित करार दिया गया। तो देखिएगा, जैसे पहले जो होता था वो क्या था, कॉलेजियम व्यवस्था था, लेकिन इसमें जो किया गया था कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री होगा और 2 ऐसे सिविल सोसाइटी के सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा CJI और विपक्ष के नेता मिलकर चुनते हैं, ठीक है। लेकिन यह पूरा का पूरा प्रावधान को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और अनुच्छेद इसमें 124 से 124 जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खारिज कर दिया, मतलब कानून बना तो लेकिन कानून लागू नहीं हो पाया, ठीक है, समझ गए। 2015 में ख़त्म कर दिया। पुरानी व्यवस्था जो कॉलेजियम वाला है फिर से चालू हो गया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखिएगा 2000 जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 है, उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था भूमि से संबंधित, ठीक है। तो छोटे छोटे सीमावर्ती इनक्लेव्स को आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि संबंधी विवाद जो था 1947 के बंटवारे के समय चला आ रहा था, और 1974 में इंदिरा और मुजिब समझौता हुआ था, लेकिन भूमि का सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया था, ठीक है। यही चीज़ को ख़त्म किया गया। अब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 101वां संविधान संशोधन है वो GST है, ठीक है। और कब लागू हुआ था, 1 जुलाई को, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 102 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा कि अनुच्छेद 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो ये गठित किया गया और अनुच्छेद 338 ख जोड़ दिया गया, ठीक है, समझ गए ना। अब ये देखिएगा 103 जो 95 बोले थे कि 15 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 103वां किससे संबंधित है, EWS का 10% आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% जोड़ दे दिया गया। यह आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाएगा। यह आरक्षण शिक्षण संस्थान, नगरीय, सरकारी, निजी, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर तथा सरकारी नौकरियों में लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि उसके बाद EWS का संबंधित किससे है, तो ये आपका 103 से है। और यह पहली बार आरक्षण आधार सामाजिक पिछड़ा पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर बनी थी। उच्चतम न्यायालय 2022 में संशोधन वैध ठहराया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 104 संविधान संशोधन। अभी जो 95 बोले थे वो इससे आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, उससे नहीं। तो इसमें देखिएगा इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 334 का संशोधन लोकसभा राज्यसभा सीटों में SC/ST के आरक्षण संबंधी को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यही जो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया था वो आपका 95 था, उसी प्रकार 104 था, ठीक है। और आंग्ल भारतीय जो सदस्य एक होता था उसको पूरी तरह हटा दिया गया, जो हम बोले अनुच्छेद 331 के तहत तो उसको आरक्षण दिया जाता था संसद में या फिर विधानमंडल में, तो उसको हटा दिया गया। 95 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपका 104 है, ठीक है। अब आते हैं 105 में जैसे कोई भी राज्य सरकार को यह दर्जा दिया गया कि आप कोई भी जो जाति है उसको आप OBC है कि नहीं वो तय कर सकते हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन जैसे SC/SC/BC के सूची में तैयार करने राज्यों को शक्ति बहाल कर दिया गया, ठीक है। सरल भाषा में देखिएगा कि राज्य का जो अधिकार दिया गया उसमें राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को पहचान कर सकती है। 102वें संशोधन के आधार पर प्रेसिडेंट तक सीमित हो गया था, लेकिन 105 में क्या किया उसको राज्य सरकार को भी यह अधिकार दिया गया, ठीक है। अब हमने 106 में देखिएगा 106 तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के 1/3 1/3 अनुसूचित जाति जनजाति
जिसमें अनुसूचित जनजाति और जाति की महिलाएं भी के लिए आरक्षित शामिल है। तो याद रखिएगा लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सदस्य शामिल है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 330 ए जोड़ दिया गया, महिलाओं के संबंधित लोकसभा में आरक्षण, 332 ए राज्य विधानसभा में आरक्षण और 239 ए दिल्ली विधानसभा में आरक्षण का बात करता है, ठीक है। और यह जो आरक्षण का अवधि है 15 वर्ष के लिए लागू होगा। और सीटों के देखिएगा, जैसे आरक्षित सीटों को हर चुनाव में घुमाया जाएगा जिससे अलग अलग क्षेत्रों की महिला प्रतिनिधित्व हो मिल सके, ठीक है। ये आप देखिएगा कि जो पारित हुआ है वो कब हुआ, 23 सितंबर 2023 को 128वां विधेयक के रूप में, और 20 सितंबर 19 सितंबर को 2023 को, और 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ 454 मत में, 2 विरोध किया। 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ सर्वसम्मति से। 28 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।